दोस्तों, कौन सा भारत कर रहे हैं हम? अगर इस देश में गुरुद्वारों के लंगर नहीं जागे होते, मंदिरों से लोग बाहर निकलकर खाना बांट नहीं रहे होते, एनजीओ नहीं निकले होते, सामाजिक संगठन नहीं निकले होते, तो सोचिए क्या स्थिति होती। क्या लाशों से पटे पड़े होते देश के अलग अलग हिस्सों में, खास तौर से नेशनल हाईवे। यह परिस्थिति आ गई है। हम कौन सा भारत गढ़ रहे हैं? इस पूरी प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट का कोई सुओ मोटो नहीं है। वो अपने तौर पर कोई पहल नहीं करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार कहीं से जागता नहीं है। उसके भीतर यह एहसास नहीं होता है कि दरअसल इस देश का तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमजोर है कि सब कुछ अगर झोंक भी दिया जाए तो भी इस देश के प्रवासी मजदूरों को उनके गांव घर तक पहुंचाने में महीनों लग जाएंगे। फिर थोड़ी बहुत अगर कहीं से मदद भी मिलती है तो उसे क्यों नहीं लिया जाता है? आज यह सवाल इसलिए, उत्तर प्रदेश में सीमा के बाहर बस खड़ी रहती है। शुरुआत में पता चलता है वो बस प्रियंका गांधी ने भेजी है और वो बस टकरा रही है योगी की सत्ता से। उसके बाद पता चलता है ये बस तो उत्तर प्रदेश के लिए भेजी गई है और बसें हैं राजस्थान की। कुछ वक्त और बीतने पर पता चलता है कि यह तो बीजेपी का विरोध है, भेजी हुई बसें कांग्रेस की है। यानी इस पूरी प्रक्रिया में वो मजदूर गायब है जिस मजदूर के लिए बस भेजी गई थी। एक ऐसा भारत जिसमें मानवीयता जाग जाए, इसका एहसास इस देश के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को नहीं है। इस देश के भीतर लोगों के संवैधानिक हक भी कुछ होते हैं, इसका एहसास इस देश की सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। जितनी बड़ी तादाद में जिन परिस्थितियों से भारत गुजर रहा है, उस गुजरते हुए भारत के हाथ में आने वाले वक्त में कमान भी होगी। कोई बड़ी लंबी उम्र होती नहीं है 10 बरस की। मनमोहन सिंह 2004 में आए, 2014 में चले गए, 10 साल का लंबा वक्त। नरेंद्र मोदी 2014 में आए हैं और 2020 में हम आपसे संवाद कर रहे हैं, तो फिर 2030 भी आ जाएगा। लेकिन मौजूदा वक्त के कंधे बूढ़े हो चले होंगे जिन्होंने इस वक्त इस देश की कमान अपने हाथों में ली हुई है। उस वक्त मौजूदा वक्त के कुछ युवा कंधे सामने होंगे, लेकिन मौजूदा वक्त का एहसास जिन जिन आंखों में समाया है, जिन्होंने इन तमाम परिस्थितियों को देखा है, भोग रहे हैं। इन दो तस्वीरों के जरिए जरा समझने की पहले कोशिश कीजिएगा। जो तबका, जो मजदूर, जो युवा, जो स्किल्ड लेबर है, जो अपने तौर पर प्रोफेशनल्स भी हैं, इन चेहरों के बीच में जब आप झांकना शुरू कीजिएगा तो हो सकता है इस भीड़ के भीतर में आप सोशल डिस्टेंसिंग का चेहरा भूल जाएं और आपको हैरत होने लगे इस देश के भीतर क्या कुछ मजाक चल रहा है। इस देश के भीतर स्थितियां संभालने वाली क्यों नहीं है? पहले इस तस्वीर को देखिए। दरअसल यह तस्वीर मुंबई के वीटी स्टेशन के करीब की है। तो सपनों के शहर में रात के अंधेरे के बीच जरा घूम लीजिए इस देश के भीतर की उस सड़क पर, जिस सड़क पर सबसे ज्यादा आवाजाही हमेशा से रही है, लेकिन इस तरह लोगों की मौजूदगी कभी नहीं रही। यह वीटी स्टेशन की तरफ जाता हुआ रास्ता है, पी डिमोलो रोड, और यही वो सड़क है जो आगे जाकर कर्नाक ब्रिज जंक्शन से मिलती है और उसके बाद फ्रीवे, जो मुंबई की पहचान है, मानभुर तक चली जाती है। ये वही सड़क है। लेकिन जितनी बड़ी तादाद में मजदूर है, दरअसल ये वो भी सड़क है जो ठीक समानांतर है डॉकयार्ड की, मुंबई के डॉक का इलाका। जिन्होंने फिल्म दीवार देखी होगी उन्हें याद आ सकता है उस जगह पर फिल्म दीवार की शूटिंग हुई थी। अमिताभ बच्चन उसमें कुली बने थे और इस जगह मजदूरों के बीच में बड़ी तादाद कुलियों की भी है और ये सभी लौटना चाहते हैं। मुंबई जैसे शहर में 12 लाख से ज्यादा कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, 1.5 लाख से ज्यादा होटलों में काम करने वाले हैं। इतनी बड़ी तादाद में, चाहे वो कुर्ला मुलुंड का इलाका हो, बांद्रा दहिसर का इलाका हो, लोअर परेल का इलाका हो, वाशी का इलाका हो, जुहू का इलाका हो, चेंबूर का इलाका हो, मारोल का इलाका हो, तमाम जगहों से ये लोग यहाँ पहुंचे हैं रात के अंधेरे में कि किसी तरीके से कोई ट्रेन मिल जाए। लेकिन इस अंधेरे को कवर करने के लिए आपको कोई मीडिया का कोई कैमरा दिखाई नहीं देगा। वो दिन के उजाले में देखता है, भीड़ देखता है, सोशल डिस्टेंसिंग खोजता है, उसमें भी कभी कभी धर्म खोज लिया जाता है। लेकिन इन जगहों पर टटोलते समझते हुए जानिए कि वाकई भारत का निर्माण और देश की आर्थिक नगरी में जो मजदूर पहुंचते हैं, अब किन सपनों को छोड़कर या उन सपनों के टूटने के बाद किन हालातों में ये निकल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि रात के अंधेरे में सबको ट्रेन मिल ही जाएगी। हम आपको दूसरा नज़ारा दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस तस्वीर को इसलिए देखते चलिए और आंखों में बसा लीजिए क्योंकि इस तस्वीर के साथ हिंदुस्तान का वो सच छुपा हुआ है जिसमें भारत निर्माण की नींव खोजी जाती है। क्योंकि ये चौराहा जो है, इस पे एक शेर जो बना हुआ है, शेर को देखिए, ये मेक इन इंडिया का शेर है। कर्नाक ब्रिज जंक्शन कहते हैं इसे। और इस शेर के जरिए मेक इन इंडिया मजदूरों में खोजा जाए या उस शेर में खोजा जाए जिसको पहचान बनाया गया पूंजी का, कैपिटल का, और उसके जरिए मुनाफा कमाने की सोची गई और मजदूरों के लिए 2 जून की रोटी की व्यवस्था तक नहीं है।
न छत का आसरा है, न जमीन है, और किसी तरीके से हर कोई अब इस शहर को छोड़ देना चाहता है। तो क्या आने वाले वक्त में इस देश के सामने मजदूरों को लेकर एक बड़ा संकट है, या युवा सपनों की मौत है, एक ऐसी मौत जिसके बाद उजियारा कैसे होगा कोई नहीं जानता है। और शायद ये एक अंतहीन सिलसिला है जो लगातार चला जा रहा है रात के अंधेरे में, लेकिन दिन के उजाले में जब देखिएगा तो यही चले जाता है और लोगों का अंतहीन सिलसिला चले जाता है। और ऐसा नहीं है कि रात में सभी को ट्रेन मिल गई, बड़ी तादाद में लोग रात रात भर बैठे रहे, क्योंकि अब इस अंधेरे के बदले आपके सामने लेकर आते हैं सुबह का चित्र। यह दोपहर 3 बजे का नजारा है, दोपहर 3:30 बजे। वो नजारा अंधेरे का था रात के 11 साढ़े 11 बजे का। दिन के उजियारे का मतलब यह नहीं है कि उजाला हो गया, वही स्थिति है, उसी तरीके से मजदूर है। कल ट्रेन नहीं मिली तो आज भी लाइन में है, और अभी से जमने शुरू हो जाएंगे रात तक, फिर उसी तरह कतार में। और किसी तरीके से इस शहर को छोड़ दें, घर चले जाएं, वापस चले जाएं, छोड़ दें उन सपनों को पीछे। तो क्या मुंबई शहर की मौत हो रही है, या फिर इस देश के उन सपनों की मौत हो रही है जो युवाओं में संजोया गया, मजदूरों के जरिए देखा गया, और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा गया। इन युवाओं के हाथों में कल कमान होगी। भविष्य क्या रच रहे हैं हम भारत का? ये स्टेशन वीटी स्टेशन है, वही वीटी स्टेशन जहां पर आने के लिए लोग लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। इस वीटी स्टेशन में किसी तरीके से आ जाएं, पहुंच जाएं, यही जिंदगी का लक्ष्य हो गया है। दोनों तरफ है, यानी एक तरफ से गाड़ी आई जो आपने नज़ारा देखा, इसके आगे जब चलेंगे तो फिर पहरा है, पुलिस का बैरिकेड है, लेकिन ऐसा नहीं है, स्थिति अनुकूल है। वहां भी लोगों की मौजूदगी है, उसी तरीके से मौजूदगी है, उसी तरीके से लंबी लंबी कतारें हैं। रात का इंतजार करेंगे, रात तक फिर कोई गाड़ी मिल जाए तो आगे बढ़ जाएंगे, और ये अंतहीन सिलसिला लगातार जाए। तो रात का अंधेरा हो या दिन का उजाला हो, सड़कों के दोनों तरफ जिस तरीके से लोग अपने घर लौटने को बेताब हैं, ये मजदूर हैं, ये मुंबई के मजदूर हैं, या हम ये कहें कि ये बिहार के हैं, ये उत्तर प्रदेश के हैं, ये राजस्थान के हैं, ये बंगाल के हैं, ये उड़ीसा के हैं, ये झारखंड के हैं, ये गुजरात के हैं, कर्नाटक के हैं, तमिलनाडु के हैं। जी, मुंबई एक ऐसा शहर है जो इस देश को ही अपने भीतर समा लेता है। इसीलिए तो मुंबई इस देश के पहचान के तौर पर है, और इस देश की आर्थिक नगरी है। लेकिन उस आर्थिक नगरी में अगर मजदूरों को ही भोजन नहीं मिल पा रहा है, कहीं कोई आश्रय नहीं है, और वो घर लौटने को बेचैन है, तो यहां से नया सवाल शुरू होता है। एक ऐसा सवाल जो आने वाले वक्त में भारत होगा कैसा, और हम किसे गढ़ रहे हैं, इस दिशा में आपको अब समझना होगा। क्योंकि एक तरफ मजदूरों की तादाद है, और दूसरी तरफ का सच यह है कि भारत के भीतर से ब्रेन ड्रेन भी लगातार होते चला गया। और मौजूदा वक्त में जब दुनिया भर से जो अलग अलग क्षेत्रों में पढ़ाई कर रहे हैं, या दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में जो भारतीय रह रहे थे, तकरीबन 20,000 भारतीयों को लाया गया है, और बड़ी तादाद में दुनिया भर के अलग अलग देशों में भारतीय रह रहे हैं। जरा कल्पना कीजिए वो किस दिशा में वापस भारत लौटेंगे, या भारत लौटकर वापस वो फिर दोबारा दूसरे देशों में रवाना हो जाएंगे। यह एक चिंतनीय स्थिति है, एक ऐसी स्थिति है जो अगर आंकड़ों के लिहाज से समझिए तो दुनिया भर में अगर 3 करोड़ भारतीय हैं, और इन 3 करोड़ भारतीयों में से 30 लाख भारतीय बिल्कुल प्रोफेशनल्स हैं जो बरसों बरस से दुनिया के अलग अलग देशों की सेवा कर रहे हैं, और सिर्फ बीते 10 साल के भीतर में इस देश से तकरीबन 12 लाख भारतीय स्टूडेंट्स का पलायन हुआ जो अपने अपने क्षेत्र में माहिर थे। यानी उनकी एक पहचान थी, वो मेडिकल का क्षेत्र, वो इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, वो साइंटिफिक तरीके से क्षेत्र हो, वो डाटा एनालिसिस का क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र हो। इतनी बड़ी तादाद में अगर भारत का असल दिमाग दुनिया के अलग अलग देशों को आगे बढ़ाने के लिए चला जाता है, और हम अपने यहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तक खड़ा नहीं कर पाए, और मौजूदा वक्त में जब संकट चौतरफा है, तो वह युवा पीढ़ी जो कल कमान संभालने लायक होगी अपने अपने क्षेत्र में, कोई शिक्षक होगा, कोई प्रोफेसर होगा, कोई साइंटिस्ट होगा, कोई पॉलिटिशियंस भी होंगे उसमें से। क्योंकि मौजूदा वक्त की स्थिति और आने वाले वक्त की स्थिति का आकलन जरा एक समानांतर करने की कोशिश कीजिए। मौजूदा वक्त में इस देश के भीतर में लगभग 23 करोड़ राशन कार्ड वाले मजदूर अगर हैं, और तो उसमें 8 करोड़ मजदूर अलग से भी है, यानी 31 करोड़ मजदूरों की तादाद ऐसी है जिनका पलायन हुआ है, जिले से लेकर अलग अलग राज्यों तक में। और इस देश के भीतर में लगभग 30 लाख प्रोफेशनल्स लगातार पिछले 10 साल में निकलकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गए हैं। कुछ लौटते हैं, कुछ नहीं लौटते हैं। इस देश की त्रासदी यह है कि इस देश ने आज़ादी के बाद से कभी भी इस बात को नहीं संजोया कि इस देश में जितने लोग रहते हैं उनके लिए भी कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना दें। संभव है क्या? ये सारे सवाल हैं, और इन सवालों का जिक्र आखिर में हम आपको बता दें, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियों में
मजदूर रहता है, उसमें ये बात निकल कर आई कि भारत का मजदूर जो है अधिकतर परिवारों में रहता है। और उनकी संख्या जब हमारे सामने आई तो वो चौंकाने वाली इसलिए थी क्योंकि अकेले रहने वाले शख्स जो हैं सिर्फ 4% हैं। 50% पत्नी और बच्चों के साथ रहते हैं, 36% माँ बाप के साथ रहते हैं, इन मजदूरों का जिक्र कर रहे हैं। 10% संयुक्त परिवार में रहते हैं, यानी तादाद 5-6 से ज्यादा होती है। यह मुंबई का चेहरा भी है और इस देश के भीतर का चेहरा भी है। तो हमारी इकोनॉमी पारिवारिक तौर पर इस देश के भीतर में फली और पनपी है, और उसको हमने छिन्न भिन्न कर दिया और हर किसी को मजदूर में तब्दील कर कर, और मजदूरों को अब न रोटी दे पाने की स्थिति में, न इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाने की। आखिरी बात, ये कैसे संभव है कि 4 घंटे के भीतर में इस देश में डीमोनेटाइजेशन लागू होता है, नोट बंद हो जाते हैं? ये कैसे संभव है कि उसी नोट की तर्ज पर 4 घंटे के भीतर ये पूरे देश को रोक दिया जाता है? न ट्रेन चलेगी, न बस चलेगी, न हवाई जहाज चलेगा, न पैदल जा सकते हैं आप, जहां वहीं रुक जाइए, और कोई व्यवस्था नहीं। यानी हमारे यहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं किया गया कि कोई रिसर्च हो और इसकी जानकारी इस देश के ओहदे पर बैठे हुए लोगों को दे कि जब आप कुछ भी बोलते हैं और अगर वो निर्णय और कानून में तब्दील हो रहा है तो उसका असर जनव्यापक कैसा होगा, यह भी समझिए, बाद में मत समझिएगा। राजस्व नहीं है तो शराब बेचेंगे, राजस्व नहीं है तो तेल की कीमतें बढ़ा देंगे, राजस्व नहीं है तो हवाई जहाज शुरू कर देंगे, राजस्व नहीं है तो हवाई जहाज में भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रहेगी, राजस्व नहीं है तो कुछ भी करेंगे, लेकिन नियम है तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लॉकडाउन भी करेंगे। यह एक त्रासदी है इस देश की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले